नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे कूटनीति के उस मेलोडी मूवमेंट की जिसने सोशल मीडिया पर 100 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हम बात करेंगे इंटरनेट पर आए कॉकरोच तूफान की, और बात होगी लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर मचे बवाल की, और आखिर में बात करेंगे दहेज के भूखे भेड़ियों का शिकार हो रही बेटियों की। लेकिन इन तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड का पाकिस्तान में खात्मा, आतंकी हमजा को अज्ञात ने मारी गोली। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को इंस्टा पर कॉकरोच पार्टी ने छोड़ा पीछे, अकाउंट हुआ ब्लॉक। बेसिक हालात चुनौतीपूर्ण, रुपए में गिरावट पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कार्रवाई पर रोक। लखनऊ में ट्रेन के बॉक्स से युवती का मिला शव, पिता पर हत्या का लगा आरोप। पीएम मोदी की 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पूरी, आज सुबह दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क हादसे पर सीएम योगी हुए सख्त, यूपी बना जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना लागू करने वाला पहला राज्य। बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों में भी वंदे मातरम अनिवार्य। सोने चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, 1,59,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। घरेलू शेयर बाजार में बड़ा, सेंसेक्स 229 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,700 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। सियासत के गलियारों से लेकर 7 समंदर पार तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है मेलोडी। जी हां, सोशल मीडिया पर जिसने 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर इंटरनेट का सर्वर डाउन कर दिया है, वो कोई फिल्म, गाना या रील नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की खूबसूरत व दमदार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की वो जादुई केमिस्ट्री है जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना कर दिया है। आइए आपको बताते हैं इस दौरान की वो इनसाइड स्टोरी जो भारत की किस्मत बदलने जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिनों में 5 देश यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का तूफानी दौरा खत्म कर जब गुरुवार सुबह दिल्ली की सरजमी पर कदम रखा तो उनके स्वागत में जहां देश की आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए महंगाई पर एक महा बैठक इंतजार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर विपक्ष ने तीखे बयानों के तीर छोड़ दिए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी सबको बचत का उपदेश देकर खुद विदेश चले गए। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर इस 5 देशों के दौरे से देश को क्या मिला। तो आइए आपको बता देते हैं, जो लोग इस दौरे को सिर्फ एक सेल्फी या मेलोडी मूवमेंट तक सीमित मान रहे थे, उन्हें रोम के इतिहास और भारत की तिजोरी का भूगोल समझना होगा। ये सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात नहीं बल्कि चीन को मात देने और पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली भारत की महाकूटनीति है। जी हां, इस दौरे की शुरुआत जितनी कूटनीतिक थी उतनी ही दिलचस्प भी थी। जब पीएम मोदी रोम पहुंचे तो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किसी औपचारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं बल्कि एक बेहद करीबी दोस्त की तरह किया। दोनों नेताओं की मुलाकात रोम के एक बेहद शानदार टेरेस पर हुई। वक्त था गोल्डन आवर यानी सूर्यास्त का समय। ढलते सूरज की लालिमा के बीच मेलोनी पीएम मोदी को रोम के ऐतिहासिक ठिकानों के बारे में बता रही थी और पीएम मोदी बेहद उत्सुकता के साथ उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। इस पल का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया मानो आग लग गई। 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। ये शब्द मेलोडी यानी कि मोदी प्लस मेलोनी इक्वल टू मेलोडी से बना है। आपको बताते चलें, ये नाम पहली बार दिसंबर 2023 में दुबई के COP28 समिट में तब सामने आया था जब मेलोनी ने खुद पीएम मोदी के साथ फोटो शेयर करके मेलोडी लिखा था। तब से ये इंटरनेट पर सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। मेलोनी ने इस बार भी खेल को आगे बढ़ाते हुए ऐतिहासिक कोलोसियम के सामने पीएम मोदी के साथ कार में एक शानदार सेल्फी ली और एक्स पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। दरअसल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ये पहली आधिकारिक इटली द्विपक्षीय यात्रा थी। इस मौके पर उनके लिए एक बेहद खास और भव्य डिनर का आयोजन किया गया था
जहां दोनों नेताओं ने देर रात तक दुनिया के 7 अजूबों में शामिल कैलोशियम की वादियों में घूमते हुए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं आप बात करते हैं राहुल गांधी और विपक्ष के उस सवाल की कि आखिर देश को क्या मिला, तो इसका जवाब है कि भारत की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। जाहिर है ईरान इजराइल युद्ध की वजह से इस समय दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल का माहौल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है और देश को भारी मात्रा में डॉलर की आवश्यकता है। डॉलर तभी आएगा जब भारत का निर्यात बढ़ेगा और यहीं पर एंट्री होती है इटली की। इटली यूरोप संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2025 में भारत और इटली के बीच कुल 1,60,000 करोड़ रुपए का बम्पर कारोबार हुआ। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि भारत घाटे में नहीं बल्कि मुनाफे में है। भारत ने इटली को 96,045 करोड़ रुपए का माल निर्यात किया, जो 2024 के मुकाबले 9.42% ज़्यादा है। वहीं भारत ने इटली से सिर्फ 64,028 करोड़ रुपए का आयात किया। वहीं अब दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि 2029 तक इस व्यापार को 2,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाए। पीएम मोदी का ये दौरा इसी लक्ष्य को पूरा करने की गारंटी है। आपको बता दें, सिर्फ सामान ही नहीं, सर्विसेज के मामले में भी इटली भारत के लिए नोट की वारिस कर रहा है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच सर्विस सेक्टर का व्यापार 15,000 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल से करीब 19.94% ज़्यादा है। यही नहीं, इटली में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने साल 2025 में 6,672 करोड़ रुपए भारत भेजे, जो पिछले साल के मुकाबले 32.8% की भारी बढ़ोतरी दिखाता है। इतना ही नहीं, विदेशी निवेश के मामले में इटली भारत के टॉप 20 देशों में शामिल है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच इटली ने भारत में 41,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया है। इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 29.8% हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में आया है। पीएम मोदी ने रोम में इटली के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की है, जिससे आने वाले दिनों में भारत में निवेश की नई बाढ़ आने वाली है। वहीं इस दौरे की सबसे बड़ी और कड़क कामयाबी डिफेंस के मोर्चे पर मिली है। इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान और इटली के बीच हमेशा से गहरे रक्षा संबंध रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए इटली से धड़ल्ले से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने पासा पलट दिया है। जी हां, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले ही इटली के रक्षा मंत्री से साफ शब्दों में कह दिया था कि पाकिस्तान को हथियार भेजना आप बंद कर दीजिए। और अब पीएम मोदी और मेलोनी की इस मुलाकात के बाद भारत और इटली ने अपने रिश्तों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल लिया है। अब दोनों देश मिलकर रक्षा क्षेत्र में ज्वाइंट वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो इटली कभी पाकिस्तान का मददगार था, वो भारत के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इसके साथ ही सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर इटली ने खुलकर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और इसे पालने वाले देशों पर बड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में जो दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर जिसे लोग सिर्फ मेलोडी का मीम या खूबसूरत रील समझकर स्क्रॉल कर रहे थे, वो असल में अंतर्राष्ट्रीय विषाद पर भारत की एक ऐसी चाल है जिसने दुश्मनों को चारों खाने चित कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष इसे फिजूल खर्ची बताकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की हताशा करार दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सच यही है कि पीएम मोदी का ये 5 देशों का दौरा, खासकर इटली की ये यात्रा एआई, अंतरिक्ष, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक महादस्तावेज बन चुका है। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, आंकड़े गवाह हैं और अब पूरी दुनिया गवाह है कि भारत और इटली की ये कूटनीति मिठास आने वाले वक्त में वैश्विक राजनीति का नया इतिहास लिखने जा रही है। विपक्ष सवाल उठाता रहेगा, लेकिन देश के विकास का पहिया और भारत का कूटनीति का डंका इसी तरह दुनिया भर में गूंजता रहेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया के समंदर में एक ऐसा चक्रपाती तूफान आया जिसने सियासत के बड़े बड़े सुरमाओं के सिंहासन हिला दिए। जरा सोचिए, इंस्टाग्राम पर देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सालों की मेहनत के बाद
87 लाख फॉलोअर तक पहुंची थी, यानी 80 के साथ 7 लाख फॉलोअर और जुड़े थे। वहीं सिर्फ चंद दिनों पहले पैदा हुई एक ऐसी पार्टी ने उसे पटकनी दे दी जिसका कोई वजूद ही नहीं। जी हां, इंटरनेट को हैक करते हुए डिजिटल दुनिया की नई महाशक्ति बनकर उभरी है कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि डिजिटल इंडिया का वो तड़कता भड़कता सच है जिसने बड़े बड़े पंडितों के दिमाग की बत्ती गुल कर दी है। महज 4 दिनों के अंदर इस पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलोअरों की संख्या 10 करोड़ के पार हो चुकी है। रफ्तार ऐसी कि शुरुआत के 24 घंटे जहां सिर्फ 10,000 लोग थे, वहीं अगले 48 घंटे में 5.5 लाख हुए। तीसरे दिन 62 लाख का आंकड़ा पार किया और अब ये 1.5 करोड़ की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसके वीडियो पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? कैसे देश के चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी ने इस डिजिटल आंदोलन को हवा दी? और कौन है इस तूफान के पीछे का असली मास्टरमाइंड? आइए आपको बताते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। पिछले शुक्रवार 15 मई को एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के सीजेआई सूर्यकांत ने देश के कुछ चुनिंदा बेरोजगार युवाओं को लेकर एक तल्ख टिप्पणी कर दी। उन्होंने ऐसे युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कह दिया जो खुद तो प्रोफेशनल दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पाते, लेकिन बात बात पर सिस्टम को कोसना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था? हालांकि बाद में कोर्ट की तरफ से बाकायदा सफाई दी गई। चीफ जस्टिस का इरादा देश के आम मासूम युवाओं पर टिप्पणी करना नहीं था, बल्कि ये गुस्सा उन लोगों के खिलाफ था जो फर्जी डिग्री लेकर घूमते हैं और उनका गलत अर्थ निकालते हैं। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस गुस्से को, नाराजगी को भांपकर एक शातिर दिमाग ने इस कॉकरोच शब्द का अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया और जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। खास बात यह है कि इस डिजिटल बवंडर के पीछे तो दिमाग काम कर रहा है, वो कोई नौसिखिया नहीं बल्कि राजनीति की रग रग से वाकिफ 30 साल का एक नौजवान है जिसका नाम अभिजीत दीपके है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर के रहने वाले अभिजीत एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं। वे जानते हैं कि डिजिटल मीडिया पर नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है और पब्लिक मैसेज के जरिए लोगों की भावनाओं को कैसे भड़काया जाता है। आपको बताते चलें, अभिजीत ने पुणे से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे हायर एजुकेशन के लिए सीधे अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने अमेरिका की मशहूर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं, अभिजीत का पूरा पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। साल 2020 से 2022 के बीच वे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के अहम सिपाही रहे। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब आपको बम्पर जीत मिली थी, तब मीम्स के जरिए युवाओं को जोड़ने के पीछे इसी अभिजीत दीपके का दिमाग था। ये दिल्ली की शिक्षा विभाग में कम्युनिकेशन एडवाइजर के तौर पर भी काम कर रहे हैं और फिलहाल काम कर चुके हैं। और फिलहाल एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद माना कि वे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं अभिजीत ने 16 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सिंपल सा गूगल फॉर्म शेयर किया और देखते ही देखते ये एक राष्ट्रीय डिजिटल आंदोलन बन गया। अब तक इस पार्टी की वेबसाइट पर 1 लाख से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर जुड़ चुके हैं और पार्टी ने अपना एक गाना भी लॉन्च कर दिया है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी कोई असली चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं, बल्कि ये एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मोर्चा है। इसका टैगलाइन ही अपने आप में सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज। जी हां, इस ग्रुप ने पार्टी में शामिल होने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें सुनकर आप भी हंसने लगेंगे। पहली शर्त, बेरोजगारी। आपके पास कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, भयंकर आलसी होना, यानी कि डले रहो, पड़े रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। तीसरी शर्त, लगातार ऑनलाइन होना, यानी कि दिन में कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में डूबे रहना। चौथी शर्त, प्रोफेशनल रेटर, यानी व्यवस्था और सिस्टम पर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सलीके से अपनी भड़ास और शिकायतें निकालने की गजब की क्षमता होनी चाहिए। आपको बता दें, भले ही एक सैटिकल आउटफिट है जिसका मकसद चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन इसके घोषणा पत्र में उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर हैं जो सीधे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम पर करारा प्रहार करते हैं। पार्टी ने 5 बड़े वायदे किए हैं।
जजों पर लगाम, रिटायरमेंट के बाद किसी भी जज या चीफ जस्टिस को राज्यसभा में एंट्री नहीं। चुनाव आयोग पर यूपीए वोटर लिस्ट से एक भी असली नाम काटना तो चुनाव अधिकारियों पर सीधा यूपीए यानी कि आतंकवाद विरोधी कानून लगेगा। नेताओं की नो एंट्री दल बदलू सांसद या विधायक तुरंत अयोग्य होंगे। अगले 20 साल तक चुनाव लड़ने और सरकारी पद बदलने पर परमानेंट बैन। आधी आबादी को पूरा हक, देश की राजनीति और कैबिनेट में महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण। गोदी मीडिया का अंत, खबरों को प्रभावित करने वाले बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस तुरंत रद्द। आपको बता दें, ऐसा नहीं कि इस कॉकरोच पार्टी को सिर्फ बेरोजगार युवाओं की ही फॉलो कर रहे हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता और सीधे सिस्टम पर चोट करने वाले अंदाज को देखकर देश के बड़े बड़े और चर्चित विपक्षी चेहरे भी समर्थन में उतर आए हैं। तृणमूल कांग्रेस की फेवरेट सांसद महुआ मोमित्रा, पूर्व क्रिकेटर और नेता कीर्ति आजाद और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील व आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण जैसी दिग्गज शख्सियत ने भी इस मुहिम को अपना डिजिटल सपोर्ट दिया है। हालांकि ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा जितने भी फॉलोअर्स इस हैंडल पर आए हैं वो सब इस पार्टी को पसंद ही करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया का सिस्टम एल्गोरिथम पर चलता है। जब कोई कंटेंट तेजी से लाइक, कमेंट्स और शेयर बटोरता है तो इंस्टाग्राम उसे और अधिक लोगों तक पहुंचाता है। इसी पार्टी के छोटे छोटे वीडियो में गुस्सा, रोष और कॉमेडी का एक ऐसा मिक्सर वर्जन है कि लोग खुद को इस कनेक्ट होने से रोक नहीं पा रहे हैं। जाहिर है, आज की डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया की ताकत क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। जहां कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी 1.3 करोड़ फॉलोअर्स के लिए सालों से जूझ रही है, आम आदमी पार्टी महज 19 लाख पर सिमटी है और भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भी अनुमानित 80-85 लाख लोगों तक ही पहुंची है। ऐसे में वहां एक अदृश्य आक्रोश सेना का आकर सबको पीछे छोड़ देना, भले ही इस एक मजाक, एक मीम ट्रेंड या युवाओं की भड़ास कहकर खारिज करने की कोशिश की जाए, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स की ये चीखती हुई संख्या ये बताती है कि देश के युवाओं के भीतर बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर कितनी गहरी निराशा और गुस्सा भरा है। आज का युवा अपनी बात कहने के लिए सड़कों पर पत्थर उठाने के बजाय डिजिटल रील और मीम्स को अपना हथियार बना रहा है। अब देखना यह होगा कि मेलोडी टॉफी की तरह सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाता है या फिर आने वाले वक्त में देश की मुख्य धारा की राजनीति के लिए एक बड़ा सबक साबित होता है। समझने वाली बात यहाँ पर भी है कि जो उन्होंने अपनी शर्तें रखी हैं उनमें काफ़ी हद तक कुछ बातें एकदम स्पष्ट हैं। आप देखते हैं कि जो विधायक कल तक किसी और विचारधारा के साथ आपके सामने आया और आपने चुना, आज वो किसी दूसरी विचारधारा के साथ चला जाता है। क्या ये सही है? क्या वाकई में वो आपकी सेवा करने आया है या स्वयं विधायक बनने रहने आया है? ये समझने की बात है और इसे जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि जल्दी ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों में चुनाव आने वाले हैं और आपको दल बदलू नेताओं को इस बार सबक सिखाना है और सिखाना भी चाहिए। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं खबरें अब तक में अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त सिर्फ आसमान से बरसती आग से ही नहीं सुलग रही है, बल्कि बिजली विभाग की नाकामयाबी और निकम्मेपन की भट्टी में भी झुलस रही है। पारा 45 डिग्री के पार है, रातें उगल रही हैं और नवाबों के शहर में पावर कट का ऐसा भयंकर खेल चल रहा है कि जनता के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है। जी हां, आधी रात को जब लोगों को अपने एसी कमरों में चैन की नींद सो जाना चाहिए था, तब लखनऊ की सड़कों पर त्राहिमाम मचा हुआ है। बच्चे बिलख रहे हैं, बीमार बुजुर्ग बिना हवा पानी के तड़प रहे हैं और गुस्साए लोग आधी रात को सड़कों पर उतरकर बिजली चोर, अधिकारी चोर के नारे लगाते नजर आते हैं। कहीं हाईवे जाम किए जाते हैं, कहीं मड़ियाओं पुलिस की लाठियां गरज रही हैं, तो कहीं तंग आकर सत्ता और विपक्ष के नेता खुद धरने पर बैठ गए हैं। बिजली विभाग के बड़े बड़े वीआईपी अफसर उप केंद्रों को कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर मैदान से भाग खड़े होते हैं। ये सिर्फ बिजली कटौती नहीं है, ये भीषण गर्मी के बीच लखनऊ की जनता के साथ क्रूर मजाक है। आखिर लखनऊ के किन किन इलाकों में बुधवार की रात कयामत की रात बन गई और कैसे एक लाइनमैन की मौत ने पूरे देश, माफ करिएगा, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी की ये जमीनी हकीकत। दरअसल बुधवार की रात लखनऊ के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें सामने आईं वो किसी
गृह युद्ध जैसी लग रही थी। शकुंतला मिश्रा पावर हाउस से जुड़े दर्जनों इलाकों में 20 मई की रात 10 बजे जो बत्ती गुल हुई तो सीधे रात 1 बजे तक पूरा इलाका ब्लैकआउट के अंधेरे में डूब गया। 3 घंटे तक बिना पंखे पानी के तड़पे लोगों का गुस्सा जब बेकाबू हुआ तो दुबग्गा में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और सीतापुर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। वहीं हर्षनगर, बुद्धेश्वर, नाजिम नगर, कुंदन विहार, मायापुरम, सोना विहार ये वो इलाके हैं जहां लोग वोल्टेज और घंटों की बिजली कटौती ने नर्क बना दिया। लोगों ने बताया कि उन्हें विभाग को सैकड़ों फोन घुमाए लेकिन तब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जनता ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और बिजली घर का घेराव कर लिया। वहीं दूसरी तरफ फैजुल्लागंज की द्वारिका कॉलोनी में भारत लॉन के पास पिछले 10 दिनों से वे हिसाब कटौती चल रही है। बुधवार देर रात जब सब्र टूटा तो लोग सड़कों पर आ गए और चक्का जाम कर दिया, लेकिन राहत देने के बजाय मड़ियाओं पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां फटकार कर उपभोक्ताओं को खदेड़ दिया। जनता का सवाल है कि क्या हक मांगना अब गुनाह हो गया है? आपको बता दें, अमीरों के इलाके में गोमती नगर के सेक्टर 5 उपकेंद्र का हाल भी बेहतर रहा। यहाँ लगातार 3 दिन से रात 10 बजे के बाद मुख्य केबल जलने की घटनाएं हो रही हैं। बुधवार को जब देर रात तक बिजली नहीं आई तो भड़के उपभोक्ताओं ने उपकेंद्र को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं गुडम्मा, जानकीपुरम में भी आग का तांडव देखने को मिला। ओवरलोडिंग के कारण देर रात मिश्रापुर फीटर पूरी तरह से ठप हो गया, जिसने 300 से ज्यादा घरों का संपर्क कट गया। नहर रोड, स्कॉर्पियो क्लब क्षेत्र में बिजली के केबलों में पेटी फ्यूज उड़ने के साथ एवीसी लाइन धू-धू कर जलने लगी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं बिजली संकट के बीच लखनऊ में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला हादसा हुआ। फैजुल्लागंज क्षेत्र के नीलकंठ फीटर पर आई खराबी को ठीक करने के लिए लाइनमैन उदयराज बाकायदा शटडाउन करके खंबे पर चढ़े। नीचे उनका संविदा साथी ब्रिजेश खड़ा था। उदयराज जैसे ही प्लास से केबल की जांच करने लगे, अचानक उसमें तगड़ा करंट छोड़ दिया गया। करंट लगने से ही उदयराज का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पुल से नीचे पक्की सड़क पर आकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मूल रूप से गोंडा के रहने वाले उदयराज जैन कॉलोनी में रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन विभाग की लापरवाही ने उनकी जान ले ली। वहीं दूसरी तरफ सड़क से शुरू हुआ ये बवाल अब सियासी गलियारों तक आ पहुंचा है। ताल कटोरा उपकेंद्र पर जब बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने घेराव किया तो उनके समर्थन में पश्चिम क्षेत्र के सपा विधायक अरमान खान भी वहीं धरने पर आ बैठे। विधायक ने सीधे आरोप लगाया कि पावर हाउस पर ना कोई कर्मचारी मिलता है और ना ही अधिकारी। जनता जाए तो जाए आखिर कहां? उन्होंने 1 हफ्ते में सुधार न होने पर अनशन की चेतावनी दे दी है। तो कुल मिलाकर हकीकत यह है कि नवाबों का शहर इस भीषण गर्मी में पूरी रात जाग कर काटने को मजबूर है। बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, बीमार लोग तड़प रहे हैं, पानी की मोटरें ठप हैं और बूंद बूंद पानी के लिए किल्लत मची है। जब लोग रात भर सोएंगे नहीं तो अगले दिन काम पर कैसे जाएंगे? वहीं बिजली विभाग का रटा रटाया बहाना है कि ओवरलोडिंग है, कटियाबाजी बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर फूक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हर साल गर्मी आती है तो विभाग पहले से ही तैयारी क्यों नहीं करता? क्यों अफसरों के फोन बंद हो जाते हैं? लखनऊ की जनता का ये आक्रोश सिर्फ बिजली के लिए नहीं बल्कि उस खोखले सिस्टम के खिलाफ है जो टैक्स तो पूरा वसूलता है लेकिन बदले में सिर्फ अंधकार और लाठियां देता है। अब देखना यह होगा कि जनता के इस महा आक्रोश के बाद सरकार के कानों पर जूं रेंगती है या फिर लखनऊ की जनता को ऐसी उबलती रातों में जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सोचिए, जब आपके घर की लाइट चली जाए और इस समय 45 डिग्री टेम्परेचर हो और आपकी लाइट, पंखा, एसी सब बंद हो जाए, तब क्या होगा? क्या ये जो ओवरलोडिंग का बहाना है, जब गर्मी नहीं होती है तब ये अधिकारी चेक नहीं कर पाते हैं या ये समझ नहीं पाते हैं या इनको पता है कि ओवरलोडिंग है, चलने देते हैं और बाद में सारा ढींगरा ओवरलोडिंग पर फेंक देते हैं या थोप देते हैं? समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो जिस क्षेत्र के विधायक हैं, पार्षद हैं,
या जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अधिकारियों को बताने की और समझाने की आवश्यकता है कि इस समय जहां का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है, ऐसे में मदद करनी चाहिए, ना कि बहाना करने की जरूरत। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। हम आज 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जी रहे हैं। चांद सूरज तक पहुंचने की हम बातें करते हैं, देश की तरक्की के बड़े बड़े आंकड़े दिखाए जाते हैं और खुद को पढ़ा लिखा कहने वाला समाज स्टेटस सिंबल का चश्मा पहनकर घूमता है। लेकिन किसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा कड़वा, घिनौना और खौफनाक सच छिपा है जिसे देखकर किसी भी इंसान का सिर शर्म से झुक जाए। आज भी हमारे देश में शादियां दिल से नहीं बल्कि दौलत के तराजू पर तोली जाती हैं। जैसे ही कोई बेटी ब्याह कर ससुराल जाती है, उसके साथ शुरू हो जाता है लालच का वो गंदा खेल जो अक्सर उस मासूम की जान लेकर ही खत्म होता है, और वो है दहेज। जी हाँ, वही दहेज जिसे हम कागजों पर तो कुप्रथा कहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में आज भी कई लालची परिवार इसके लिए कसाई बन जाते हैं। क्या नोएडा हो, क्या भोपाल, क्या उत्तर प्रदेश, देश के बड़े बड़े हाई टेक शहरों की हाल में जो खबरें आई हैं, उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। सीधे और साफ शब्दों में कहें तो किसी भी समाज को हम पढ़ा लिखा या सभ्य तब मानेंगे जब अपनी पुरानी और खराब आदतों को हम छोड़ देंगे, खासकर उन कुप्रथाओं को जो न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ हैं बल्कि कानून की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर लोग बहुत लापरवाह हो जाते हैं। लोग देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। देश में दहेज के खिलाफ बहुत सख्त कानून बने हैं, बड़े बड़े सरकारी अभियान चलाए जाते हैं, फिर भी आए दिन बहुओं को प्रताड़ित करने और उन्हें मौत के घाट उतारने की खबरें आती रहती हैं। समझ नहीं आता कि जब देश इतनी तरक्की कर रहा है तो लोगों की सोच इतनी पिछड़ी और लालची क्यों है। अभी हाल ही में 2 मामले इस दर्द को फिर से हरा कर दिया। आपको बताते चलें, दिल्ली से सटे बहुत ही आधुनिक माने जाने वाले शहर नोएडा से दीपिका नाम की महिला की मौत की खबर सामने आई। दीपिका के घर वालों का साफ साफ कहना है कि उन्होंने शादी में अपनी औकात से बढ़कर खूब पैसा खर्च किया था, लेकिन ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। शादी के बाद वो बार बार और पैसों की मांग कर रहे थे। जब दीपिका ने इसका विरोध किया तब मांग पूरी नहीं हो पाई तो उसकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, अपने को बचाने के लिए ससुराल वालों ने इस हत्या को आत्महत्या साबित करने की पूरी कोशिश की। वहीं ऐसा ही एक और दिल दहला देने वाला मामला भोपाल से सामने आया है, जहां ट्विसा नाम की लड़की दहेज के इस भूखे भेड़िए का शिकार हो गई। ट्विसा के माता पिता ने भी शादी में सब कुछ दिया था, लेकिन शादी के बाद भी ससुराल वालों की फरमाइशें खत्म नहीं हुई। लगातार कीमती सामान, नकदी का दबाव बनाया जाता रहा। जब ट्विसा ये सब नहीं कर पाई तो संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिराकर उसकी मौत कर दी गई। यहाँ भी अपराधियों ने कानून को धोखा देने की पूरी साजिश रची। बहुत से लोग सोचते हैं कि दहेज जैसी रूढ़वादी और खराब चीज़ें सिर्फ गांव या अनपढ़ लोगों में होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। दिल्ली, नोएडा, भोपाल जैसे बड़े शहरों में रहने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर घूमने वाले, खुद को अमीर कहने वाले परिवारों के अंदर भी पैसों की ऐसी अंधी भूख है कि वो हंसती खेलती लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और इस काम में वो जरा से भी हिचकते नहीं हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अकेले साल 2022 में 6,516 महिलाओं की मौत सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह से हुई। इसका मतलब है कि हर एक दिन में करीब 18 बेटियां दहेज के लालची लोग उन्हें मार डालते हैं या उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे में सिर्फ पुलिस, कोर्ट या बड़े कानून बनाने से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसके लिए हमें और आपको अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक शादियों को दिखावे और सौदेबाजी का बाजार बनाना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक लड़कियों की बोलियां लगनी बंद नहीं होंगी। तब तक ये लालची लोग बेटियों की जिंदगी से ऐसे ही खेलते रहेंगे। हमें कानून की कड़ाई के साथ साथ समाज के इस लालची और बीमार चेहरे को भी बेनकाब करना होगा, तभी जाकर हमारी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि गांव में ही अक्सर दहेज मांगा जाता है, शहरों में भी दहेज बहुत मांगा जाता है। कभी कभी आपने देखा है बड़े बड़े पदों पर रहने वाले अधिकारी, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के अधिकारी कहें या यूं कहें बड़े बड़े नेता भी बड़ा दहेज मांगते हैं,
और इसी के कारण ये दहेज समाज में आज भी जीवित है। जब तक इस दहेज को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा। सबसे पहले हमें समाज को बदलना होगा और दहेज मांगने वाले व्यक्ति को एक ऐसी संज्ञा देनी होगी जो सबसे ज़्यादा उसे निकृष्ट बनाए। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि हमारा देश किस तरह विरोधाभासों के बीच जी रहा है। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी कूटनीति का डंका बज रहा है, मेलोडी मूवमेंट से दुनिया हैरान है और इंटरनेट पर हमारे देश का युवा मीम्स और रील के जरिए अपनी ताकत दिखाकर नई नई डिजिटल पार्टियां खड़ी कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी देश के भीतर आज भी हमारी जनता बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है। तरक्की के बड़े बड़े आंकड़ों के बीच जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारा सिस्टम जवाबदेही नहीं होगा, तब तक हर विकास अधूरा रहेगा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।